एक रात फिर मुझे वही दौरा पड़ा और मेरे हाथ पांव ईंट गए, दिमाग बोझल हो गया और सीने में जलन होने लगी और आंखें उबलने लगीं। घर में सब सो रहे थे और मैं अपने बिस्तर पर मौत और रिसत की कश्मकश में पड़ा था और कोई मेरी मदद के लिए भी नहीं आया, क्योंकि मेरी चीख हलक में ही घुट कर रह गई थी और इस आलम में भी छत पर हस्बे साबक कुछ शबीयत सी दिखाई दी। कुछ साए गुड़मुड़ होते हुए नजर आए और मैंने खौफ और दहशत से आंखें बंद कर लीं। उसके बाद जो कुछ मैंने देखा और उससे मेरे जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। फिर जब ये कैफियत ख़त्म हुई और मेरे हाथ पांव ढीले हुए तो मैंने बाकी रात जाकर करवटें बदल बदल कर आहें भर भर कर गुजार दी। मुझे मालूम था कि ये कोई ख्वाब नहीं और ये तो कोई और ही नहुसत है और कोई और ही कैफियत है जो बचपन से मेरे पीछे पड़ी हुई है और मैं उस कैफियत को कोई नाम देने से कासर था। इस दौरान मैं शदीद ज़हनी और जिस्मानी अजाब से गुजरना था और मेरा तमाम जिस्म बिखर जाता और पहली बार सुबह होते ही मैंने अपने मुशाहदात घर में बयान कर दिए थे। मेरी वालदा उस पर सख्त मुश्तल हुई और यहाँ तक कि मैं अपने आप को मुजरम समझने लगा और जैसे मैंने उन्हें कोई गाली दे दी हो। दूसरी मर्तबा भी ऐसा ही वाक़या पेश आया और मैंने इस बार भी घर में उसका तज़किरा करके पहली गलती का आदा किया था और मुझे आज भी माँ का वो तमाचा याद है जिसने मेरे मुंह टेढ़ा कर दिया। और अब एक अरसे बाद बचपन से लड़कपटन में दाखिले के बाद फिर एक रात मेरी ये हालत हुई थी और अब कि मैंने बहुत कुछ देखा मगर उसके मतलब किसी से एक लफ्ज़ भी कहने की जुर्रत नहीं की और मुझे अपने स्याह ज़ुबान से खौफ आने लगा और मैं ये गुबार अपने सीने में लिए ही अंदर घुटता रहा और मेरी आंखें जलती रहीं और सीना पकता रहा। कहते हैं कि आदमी चंद अनासर की ख़ास तरतीब का नतीजा है और मुमकिन है कि साइंसी तौर पर यह बात सही हो मगर इन अनासर में ये तरबियत हमेशा यकसा नहीं रहती और किसी अंसर की कमी बेशी हो जाती है तो आदमियों में गैर मामूली फ़र्क वाक़या हो जाता है। मैं समझता हूँ कि मेरी तरकीबी अनासर में भी यही सूरत पेश आई थी और एक तरफ तो मेरी आफ्ताब सबसे अलग थी और दूसरे हालात ने मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही आंख मछोली खेली और मैं जब अपने बिछड़े हुए दिनों की रुदात समेटता हूँ तो मुझे अपने आदमी होने और अपने जहनी तवाज़ुन दुरुस्त होने पर शुबा होता है। आगे बढ़ने से पहले बेहतर है कि मैं अपने बारे में कुछ बयान कर दूं, क्योंकि उसके बगैर ना तो आपको मेरे कर्म में शामिल हो सकते हैं और ना ये अजनबियत दूर हो सकती है जो इस वक्त मेरे और आपके दरमियान हाइल है। मेरा तल्लक शुमाली हिंद के एक मुअज़्ज़ज़ घराने से है और मुअज़्ज़ज़ यूँ कि वो इसी तरह का घराना था जैसे हिंदुस्तान में लाखों घराने मौजूद थे और हर ख़ानदान में नशीब व फ़रात आते रहते हैं। हमारे ख़ानदानी सिलसिले में भी गुर्बत, कभी अमारात, कभी इक़्तिदार और कभी महकूमी के मरहले आते रहे और ख़ानदान फैला तो कोई अमीर हो गया तो कोई गरीब रह गया। कभी किसी गैर मामूली शख्स की वजह से नामूरी मिली तो कभी किसी शख्स ने ख़ानदान को रुस्वा भी किया और मैं सिलसिला नसब बताने से गुरेज़ करता हूँ। मेरी राय में ये ज़िक्र गैर ज़रूरी होगा क्योंकि इसमें कुछ ऐसे अफराद का नाम भी आता है जिन्होंने नस्बी वक़ार को बड़ा सदमा पहुँचाया या मेरा तलक नाम रोशन करने वालों के ज़मरे से या रुस्वा करने वालों के ज़मरे से मुझे कुछ नहीं कह सकता, इसलिए कि बेशतर बातों पर मुझे कोई इख्तियार ही कब था और मेरा घराना मेरी आमद के बिल बाद कुल 7 आदमियों में सिमट कर रह गया था। वालिद, वालदा, दादी, चचा और मेरा भाई सिकंदर और मेरी बहन यास्मीन और मुझ बदनसीब का नाम जमशेद है। मेरी वालिद बरतानवी हुकूमत के ज़माने में सरकारी मुलाजम थे और आमदनी भी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इतनी ज़रूर थी कि हम किसी के मोहताज नहीं थे और जो कुछ मुयस्सर आता सब्र व कनात से गुजारा कर लेते। सरकारी मुलाजमत की वजह से वालिद की इज़्ज़त खासी थी और महल्ले में उनका ज़िक्र एहतराम के साथ किया जाता और शायद यही वजह थी कि वालिद की तबीयत में सख्त गिरी और तहक्कुम था। वालदा कुछ देना बेजारी थी और बचपन की बातें मुझे याद नहीं, अलबत्ता इतना मुझे याद है कि अपने मुख्तलिफ मजाज और जुदागाना दिलचस्पियों के सबब से खुद को अपने घर से कटा हुआ महसूस करता था। चुनाचा मेरे सिलसिले में वालिद का रवैया और ज़्यादा दुरुस्त और सख्त हो गया। मैं बचपन ही से एक मनहूस बच्चे के हैसियत से पहचाना जाने लगा और मैंने एक रात
हफ्तानी कफियत में ये मुशाहदा किया कि मेरे दादी के हलक से खून उबल रहा है और उनकी लाश घर में पड़ी है और लाश के गिर्द महल्ले वालों और रिश्तेदारों की बुझी हुई आंखें और बैन करते हुए चेहरे हैं, और मैंने ये वाक़या बैनो बयान कर दिया। फिर चंद ही दिनों में दादी की मौत उसी तरह उसी कर्बनाक हालत में वाक़या हो गई, और इस वाक़े के बाद मेरी बाबत इतनी संगीनी और संगदिली नहीं थी। लेकिन फिर जब मैंने चंद दिन बाद चचा की मौत के बारे में अपने मुशाहदे का जिक्र किया तो घर में मेरी ज़िंदगी अजीरन कर दी गई, और आखिर चचा भी दादी की तरह गैर मुतवक्का तौर पर हमसे जुदा हो गए। और उसके बाद मुझे इस तरह समझा जाने लगा कि जैसे इन दोनों हादसों का जिम्मेदार मैं ही हूँ। कभी कभी मेरी ज़ुबान से बेसाख्ता कोई बात निकल गई और वो रूनमा भी हो गई तो घर में मुझसे बाकायदा मुगायरत बरती जाने लगी, और उसका असर ये हुआ कि तालीम से मेरा दिल उचाट हो गया। और फिर भी बचपन के फितरी तजस्सुस की बिना पर जब मैं अपने बड़ों से कोई सवाल करता तो जहाँ तक वालदा का ताल्लुक है, और वो मुझे बेइतनाई से झिड़कर अपने कामों में लग जाती, और वालिद से कुछ पूछने की मुझे हिम्मत ही नहीं होती थी। फिर खुद बेजारी, कुंद जहनी और काहली और बेपरवाही जैसे जहनी अमराज ने मुझे घेर लिया, और मैं घर में रहते हुए भी एक अलहदा शख्स था। एहसास कमतरी ने मेरे दिल में घर से बगावत के जज्बे उतार दिए। मेरा बड़ा भाई सिकंदर स्कूल से फारग होकर कॉलेज जा पहुंचा, और मैंने गली कोचों में आवारा गर्दी करते और घर की तन्हाइयों में सोते ऊँगते 19 साल गुजार दिए। वालदा इस मुद्दत में मुझसे तकरीबन बेताल्लुक़ हो गई, और घर में एक उस्ताद पढ़ाने आते थे, और कुछ उनकी मेहरबानी और कुछ वालिद साहब की सख्ती, दुरुस्तगी और लानत व मलामत ने मुझे मैट्रिक पास करा दिया। लेकिन मेरी 3rd डिवीज़न आई थी, इसलिए मैं सिकंदर के मुकाबले में वालिद की तवज्जो हासिल नहीं कर सका, और सिकंदर हमेशा अव्वल आता, और वालिद साहब ने गुस्से में वो अखबार ही फाड़ दिया जिसमें मेरा नतीजा शाया हुआ था। मेरे शब रोज़ इसी कड़ी निगाह के ज़िद पर गुजरते थे, और मैट्रिक के बाद ये तय होना था कि मैं अपनी तालीम आगे बढ़ाऊँ और लश्तम पश्तम 3rd डिवीज़न या रियायती नंबरों से पास होता रहूं, या कोई फ़नी काम करूं जो इस ज़माने के शुरफा में बड़ा मायूब समझा जाता था, या फिर फ़ौज में दाखिल हो जाऊं। फिर मुझे फ़ौज के भर्ती दफ्तर भेज दिया गया, और मुझे उम्मीद थी कि मैं फ़ौज के मतलूबा मेयार पर पूरा नहीं उतर सकूंगा, क्योंकि मैं एक कुंद जहन, गबी और सुस्त शख्स हूँ, और इस ज़माने में हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ शान शौकत से हुकूमत कर रहे थे, और अंग्रेज़ों ने तमाम कलीदी ओहदे अपने लिए वक़्फ़ कर रखे थे। हिंदुस्तानी मुलाजमों को एक ख़ास हद से आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था, और सिविल मुलाजमतों के साथ साथ फ़ौज में भी नस्ली इम्तियाज़ का ख़ास ख्याल रखा जाता। चुनाचा अकेडमी में सिर्फ उन लड़कों को दाखिला मिलता था जो या तो ज़रूरत से ज़्यादा ज़हीन होते, या उनके बुज़ुर्ग किसी आला ओहदे पर फायद होते। खुशकिस्मती से मेरे साथ ये दोनों सूरतें नहीं थी, और मुझे यकीन था कि चौंका मैं मुसलमान हूँ, इसलिए मेरा फार्म तअस्सुब की नज़र हो जाएगा। लेकिन वालिद साहब के अंग्रेज़ अफसर मिस्टर फ्रैंक डॉली ने इनकी ग़ुलामी से खुश हो के ना जाने मेरा फार्म पर क्या सिफारिश तहरीर फरमाई कि मेरा बुलावा आ गया। फ़ौजी डॉक्टरों ने मेरा इम्तहान लिया, और मुझे अपनी जिस्मानी वजाहत, सुर्ख व सफ़ेद रंग और निकलते हुए कद और मजबूत अज़ा पर पहली बार तहश आया। मुझे फ़ौज के लिए नहायत मौजू करार दिया गया, और बाद अज़ा तहरीरी इम्तहानात का वक़्त आया, और वालिद साहब ने इस ख्याल से कि मैं किसी तहरीरी इम्तहान में किसी शरारत का मुज़ाहरा ना करूं, मुझे बड़ी सख्ती से ताकीद कर दी थी कि अगर मैंने ऐसा किया तो वह मुझे जूते मारकर घर से निकाल देंगे, और मुझे वालिद साहब के जूते मंजूर ना थे। लेकिन सख्त पेशा अख्तियार करना और जंग का ईंधन बनना मुझे मंजूर नहीं था। जब इम्तहान का नतीजा आया तो वह मेरी मंशा के मुताबिक था, और वालिद साहब ताड़ गए कि मैंने सवालों के जवाब दानिस्ता गलत दिए थे, और मुझ पर उनका एतबार ही ख़त्म हो गया, और उन्होंने हस्बे वादा बेदर्दी से मुझे मारा, और मैं मार खाता रहा। इस मौका पर वालदा ही काम आई, और अगर उन्होंने दरमियान में पढ़कर मुझे बचाने की कोशिश ना की होती तो शायद उस दिन मेरा काम तमाम हो जाता, और ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा होता। और बहरहाल इस वक्त बात टल गई। लोग कहते हैं कि वक़्त हर ज़ख्म का मरहम बन जाता है, और वालिद साहब के जुल्म ने मुझे ज़ख्में अनायत किए थे, और वो भी वक़्त के साथ साथ मंजमल हो गए, और उनकी ज़िद थी कि वो यास्मीन की शादी के बाद मुझे दोबारा फ़ौज में भर्ती कराएंगे, और सिकंदर मुझे पहले ही कतई नाकारा करार दे चुका था।
उसने वालिद साहब को मशवरा दिया कि मुझे मिर्ज़ापुर भेज दिया जाए, और मिर्ज़ापुर में मेरे चचा ने जंगलात का ठेका ले रखा था और सिकंदर की राय थी कि सिर्फ जंगलों का माहौल मेरी जंगली और वैश्याना तबीयत के लिए बहुत मौजूद है। और वालिद साहब ने पहले चचा के पास मुझे भेजने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी थी, मगर अब कि उन्होंने उसकी मुखालफत नहीं की और मैं खुद भी घर से बल्कि अपने आप से बेजार था, इसलिए मुझे मिर्ज़ापुर जाने की खबर से तसल्ली हुई और कम अज़ कम आज़ाद फ़िज़ा तो वहाँ नसीब होगी। और चचा की माली आसूदगी के किस्से सुनकर दिल को अत्मीनानत का एहसास हुआ। और अंग्रेज़ों से चचा के गहरे मरासम हैं, क्योंकि वो उनके लिए जंगलों में अक्सर शिकार का इंतज़ाम करते। अंग्रेज़ों की खुशनुदी बासे इज़्ज़त थी और ये नुक्ता शायद मेरे चचा के ज़हन में बहुत पहले आ गया था। और दादी और बड़े चचा के इंतकाल के बाद चचा हमारे घर इलाहाबाद आए थे, लेकिन मुख्तसर क़याम के बाद चले गए और वो बहुत मसरूफ़ आदमी थे। मेरी रवानगी की तारीख मुकर्रर हो चुकी थी और एक नहायत मुअज़्ज़ज़ घराने से यास्मीन का प्याम आ गया। और लड़का डॉक्टर था और मुसलमानों में डॉक्टर शादर ही हुआ करते थे। उस रिश्ते से इनकार की बाहर कोई वजह नहीं थी और इससे बेशतर कई और पैगाम भी आ चुके थे। और हर बार मेरा दिल धड़का, मेरी राय पूछने की ज़रूरत नहीं समझी गई और ख़ुद ही वो रिश्ते मुस्तरद हो गए। और जब भी कोई रिश्ता मंजूर हुआ और मेरी जान में जान आई और मैंने अपने जिस खफ्तानी कफ़ियत का जिक्र शुरू में किया है उसका तलक यास्मीन से ही था। मेरी हसीन और मासूम बहन, घर में अगर किसी को मुझसे मोहब्बत थी तो वह यास्मीन ही थी। और अगर मेरा बस चलता तो अपनी बहन को उम्र भर कवारी रखने पर इसरार करता। ज़रूरी तो नहीं है कि हर नौजवान लड़की की हथेली पर मेहंदी लगे और वो डोली में बैठे और सुर्ख जोड़ा पहने और घर से विदा हो। मैं अब किसी के सामने अब अपने खदशे और वहम ज़ाहिर भी नहीं कर सकता था और ज़ुबान खोलते हुए डर लगता। भला मैं अपनी बहन के मुस्तकबल के मुतल्लक अज़ियतनाक इंकशाफात कैसे कर सकता था। गुज़श्ता 2 वाक़यों की सदाकत की बिना पर मुझे यकीन सा हो चला था कि जो कुछ मैंने यास्मीन के मुतल्लक देखा है वो सच है और यास्मीन की शादी टलती रही थी, वरना ना जाने क्या हो जाता। हाँ, दिल से दुआ निकली थी कि पहले जो कुछ देखा था उससे एक मुद्दत गुजर चुकी है और खुदा करे कि अब ये कशफ सिर्फ वहम साबित हो और अब ऐसे वाक़यात की तकरार ना हो। लड़की घर में तवील अरसे तक बैठाई भी नहीं जा सकती थी और जिस ज़माने में जिस माहौल का मैं जिक्र कर रहा हूँ उसमें ये बात और भी नामुमकिन थी। और मैं सोचता ही रह गया कि कहूँ या ना कहूँ। और उधर वालिद साहब और माँ ने मिलकर डॉक्टर अरशद से यास्मीन की मंगनी कर दी। यास्मीन सिकंदर से बहुत छोटी और मुझसे कुछ बड़ी थी और उसने सिर्फ घरेलू तालीम हासिल की और फिर भी ज़हीन, शरीर, शगुफ्ता और सुगर थी। बात करती तो वह फूल झड़ते, हंसती तो तारे शर्माते और चांद सा चेहरा। दूध और शहद से बनी हुई मेरी बहन यास्मीन लाखों में एक थी। मंगनी के वक़्त उसकी उम्र 21 साल थी, लेकिन शक्ल सूरत से वो बच्ची लगती और मैं उससे बड़ा मालूम होता था। और मैंने दबी ज़बान से वालदा से डॉक्टर अरशद के और उसके रिश्ते के ख़िलाफ़ राय का इज़हार किया और वह हंस कर टाल गई। फिर मैंने यास्मीन से इस मौजू पर बात करने की कोशिश की, लेकिन जब भी डॉक्टर अरशद का नाम आता और वो दुपट्टे में मुँह छुपाकर भाग जाती। और फिर मैंने वालिद साहब से गुफ्तगू करने का हौसला पैदा किया, मगर उनकी तंदी और दुरुस्तगी देखकर मेरा हौसला जवाब दे गया। और सिकंदर BA में फर्स्ट आने के बाद रेलवे में मुलाजिम हो गया था। वो अक्सर घर से बाहर रहने लगा और एक रोज़ मैंने भी उसे भी अपना हम ख्याल बनाना चाहा ताकि डॉक्टर अरशद और यास्मीन की शादी रुक जाए, लेकिन उसने भी मेरी बात पर कोई तवज्जो ना दी। और उधर मेरा वहम जहन में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था और मेरी और सिकंदर की उम्र में चौंका ज़्यादा फ़र्क था, इसलिए मेरी उससे बेतकल्फ़ी नहीं थी और मेरे साथ उसका रवैया वही था जो वालिद साहब का था। और बहरहाल मैंने हिम्मत करके सिकंदर से अपने अंदेशे का इज़हार कर दिया। सिकंदर मुझे घूरते हुए बोला कि गोया आप भी अब अक्लो बालग हो गए हैं भाई साहब। और मैंने सहमे हुए लहजे में कहा, मुझे मालूम था कि आप मेरी बात सुनकर बरहम होंगे, मगर आप बराह करम अपने पेशे ही पर नज़र रखा कीजिए, आवारगी कीजिए। और आपका उन हालात से क्या तल्लुक़ और आपको यास्मीन की शादी की इतनी फ़िक्र कैसे हो गई? और पहले अपनी फ़िक्र तो कीजिएगा जाने मन भाईजान, ये शादी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? यूँ ही। और मैंने तंग आकर कहा, बस यूँ ही।
क्या डॉक्टर अरशद बेचारे ने आपकी कोई जायदाद हड़प कर ली है? और आखिर आप यास्मीन के इतने दुश्मन क्यों हो गए हैं? सिकंदर के लहजे का तंज ना गया। मुझे डॉक्टर अरशद अच्छा आदमी नज़र नहीं आता। और मैंने सिकंदर के तंजिया लहजे से बेपरवाह होकर कहा, और ये शादी हो गई तो होलनाक नताइज बरामद हो सकते हैं। तुम बेहुदा हो गए हो और अपनी स्याह जुबान कम से कम इस्तेमाल किया करो, समझे? और सिकंदर ने मुझे डपट के कहा था, और क्या बहन को हमेशा कुंवारी रखोगे? वाकई मैं अपनी बहन को हमेशा कुंवारी नहीं रख सकता था, और फिर भी मैंने बहुत हाथ पाँव मारे, मगर मेरी एक ना चली और यास्मीन का जहेज़ तैयार होने लगा। कपड़ों पर रोज़ी और गोटा किनारी का काम शुरू हो गया, और सिकंदर के रद्द अमल ने मुझे मायूस कर दिया था, और इस घर में मेरी कोई राय, कोई हैसियत ही ना थी। मैंने आखिर एक रोज़ तंग आके इस खोंटे से रस्सी तुड़ा ली, और एक रात जब घर वाले गफलत की नींद सो रहे थे और मैंने जिन कपड़ों में था उन्हीं में घर छोड़ दिया। जिस माहौल में मैं आपको कोई इख्तियार ना हो उसे छोड़ देना ही मुनासिब है। और रात के वक्त मैंने अपने दोस्त यावर के दरवाजे की कुंडी खटखटाई, और वो इतनी रात गए मुझे देखकर परेशान हो गया। मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि वो भी मेरे साथ आला अब्बास से कहीं और चले, और वो भी घर से तंग था और मैं भी आजिज़ आ चुका था। उसकी तबीयत में भी बगावत थी और मेरा तरीके भी सरकशी का था। हम दोनों की यही मुश्तरक खसूसियात हमें एक दूसरे के करीब ले आई, और यावर ने चंद दिन और ठहरने के लिए इसरार किया। चुनाचा मैंने उसे भी छोड़ा और चुपचाप स्टेशन रवाना हो गया। कलकत्ते का बड़ा शहर, सुना था कि वो एक बहुत बड़ा शहर है, और दौलत सड़कों पर बिखरी हुई नजर आती है। ऊंची ऊंची इमारतें हैं और बड़े बड़े बाजार, और इतने लोग हैं कि आदमी कभी तन्हाई महसूस नहीं करता, और इतनी रोशनियां हैं कि फ़र्द अंधेरे से बचा रहता है। और मैं दूसरे दिन कलकत्ते के शहर में दाखिल हो गया। मेरी जेब में सिर्फ चंद रुपए थे और वालदा की चंपा कली थी, और कलकत्ते में कोई जानने वाला भी नहीं था। पहली बार मैंने घर से बाहर कदम निकाला और हावड़ा स्टेशन से उतरते ही उस शहर की रौनक और तेजी देखकर दंग रह गया, और मेरी तेजी से भागती हुई गाड़ियां और भागते हुए इंसान देखने लगा। स्टेशन के बाद मीलों तक साइन बोर्ड पढ़ता हुआ, बसों और ट्रालों का शोर सुनता हुआ, फैशनेबल दुकानों में रखे हुए सामान तकता हुआ, मैं ना जाने कहां से कहां आ गया, और रास्ता कहीं ख़त्म नहीं होता था। जिधर देखे बाजार, गलियां, दुकानें, और चलते चलते मेरे पांव दुखने लगे, और नया शहर देखने का तजस्सुस दूसरी बुनियादी मसलों की वजह से मानद पड़ गया, और भूख भी लग रही थी। जल्द ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि जमशेद मियाँ यहाँ तो कोई हमदर्द चेहरा नज़र नहीं आता। क्या करोगे और कहाँ जाओगे और रात कहाँ गुजारोगे? जेब में गिनती के ये रुपए कब तक चलेंगे, और फिर किसके आगे हाथ फैलाओगे? और जल्द ही खाने पीने, रहने सहने का कोई इंतज़ाम करो, मगर कहाँ और किसके पास जाऊं, और किसे रोककर कहूं कि वो मेरी तरफ तवज्जो दे? और हर शख्स मसरूफ़ नज़र आता है, और जैसे उसे रोकोगे वो नाराज़ हो जाएगा। सर छुपाने के लिए जगह नहीं थी, और इतने बड़े शहर में एक आदमी के लिए जगह नहीं। और मुझे अपने दोस्त यावर पर बहुत ताव आया, और वो हमेशा कहता था कि आलाहाबाद छोड़ दिया जाए, और जब वक़्त आया तो भाग गया। अगर वो साथ होता तो हम एक दूसरे का गम बटाते, और इसी जहद में रात हो गई और बाजार सुनसान हो गए। मैं रास्ता पूछता हुआ दोबारा हावड़ा स्टेशन पहुंच गया, और वहां 3rd क्लास के शेड के तमाम बेंचें और बाहर की जगह भरी हुई थी, और बेंच पर भी सोने की जगह नहीं मिली। मैं 2 बजे तक जागता रहा, और फिर एक दीवार के सहारे ज़मीन पर टिक कर सो गया, और कलकत्ता जैसे बड़े शहर की पहली रात गुजर गई। सुबह उठा तो कपड़े मैले हो चुके थे, और देखने से घिन आई, और मुंह धो के और सूखा सा नाश्ता करके मैंने फिर दुकानों के चक्कर लगाए, लेकिन मेरा लिबास देखकर मुझे बाज़ दुकानों में दाखिल होने से मना कर दिया जाता, और ये दिन भी नौकरी की तलाश में गुजर गया। पिंडलियों में दर्द होने लगा, और घर याद आता तो कलेजा मुंह को आ जाता, और जेब में सिर्फ 2 रुपये बाकी रह गए। दूसरी रात, फिर तीसरा दिन और चौथी रात, और कपड़े स्याह हो गए थे, और मुलाजमत ना मिली, और ना मिलनी थी और ना मिली। 2 रुपये भी ख़त्म हो गए, और उस रात मुझे बहुत रोना आया, और मैं अपने घुटनों में सर दिए एक बेंच पर रो रहा था, और किसी ने ठोका दिया, ए मिस्टर। मैंने चौंक कर देखा, और एक उधेड़ उम्र का शख्स जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी और सर पर एक फटा हुआ हैट था, और जिसने एक गंदा उधड़ा हुआ कोट पहन रखा था, और मेरे बहुत करीब बैठा था। तुम कौन हो? और मैंने हैरानी से पूछा। हम कौन? और मुस्कुराया, और हम भी तुम्हारी तरह हैं, मेरी तरह। और मैंने अपने दामन से आंसू पोंछते हुए कहा, और क्या तुम मुझे जानते हो?
तुम रोता क्यों है? और वो बिगड़ कर बोला, और क्या करें, और बेअख्तियार मेरे मुंह से निकल गया, साला कुछ काम करें और रोने से काम बन जाएगा। काम नहीं मिलता तो फिर साला रोएगा तो काम मिल जाएगा। कोई काम नहीं देता और 3 दिन से कोशिश कर रहा हूँ और देखो पाँव में छाले पड़ गए हैं। और मैंने उसे अपने पाँव दिखाते हुए कहा, दर्द तेरे की, और साला पाँव से खून बहेगा और साला मगर फिर जाएगा। और ये कलकत्ता बड़ा हरामी शहर है, किधर से आया है? आलाबाद से, मैंने जवाब दिया। भाग के आया है? और वो आँख मार कर बोला, हाँ। और मैंने कर्व में जवाब दिया, तो फिर ठीक ही आया है और फ्यूचर बनाएगा, सेल्फ मेड। साला हम भी एक दिन ऐसे ही आया था और देखता है क्या हो गया। पहले हम्बे गया और फिर दिल्ली में मगजमारी की और अब साला कलकत्ते में खवार होता है। देखो आगे किधर जाता है। पर हम रोया कभी नहीं और एक दिन हमने खुद को समझाया, रोएगा तो क्या होगा, और साला आंसू कोई रुपया थोड़ा बन जाएगा और आंखें ही खराब होएगा। तुम किधर से आया है? और मैंने उसी के लहजे में सवाल किया। ये बातों छोड़ो यार। और वो मेरी रान पर हाथ मारते हुए बोला, क्या खाना खाया? नहीं खाया। और मैंने सर झुकाकर कहा, और सब पैसे खत्म हो गए। उसने अपनी जेब से एक चोबी निकाली, खाएगा नहीं? और मैंने अदम से कहा, नहीं। और वह हैरत से बोला और फिर हंसने लगा, और अभी नया है और भूख भी जोर की नहीं लगी है ना, आओ मेरे साथ। चर्च पीता है? और वह सिगरेट निकाल के उठता हुआ बोला, नहीं। मैंने मुंह बनाया और उसके साथ चलने लगा। मेरे जवाब से वो हंसा और साला बिल्कुल नया है, ब्रांडियो। अब स्टेशन के करीब चाय के स्टॉल पर उसने मुझे ज़बरदस्ती चाय और डबल रोटी खिलाई और मुझे शिकस्ता अजनबी का दम बड़ा गनीमत लगा। चाय के बाद उसने मुझे एक सिगरेट पेश किया और मैंने इनकार किया तो उसने इसरार किया और होंठों से सिगरेट लगाया ही था कि खांसी का दचका लगा और हर दचके पर उसका कहका उबलता और उससे मुझे और ज़िद पैदा हो गई और मैंने चंद लंबे लंबे कशों में पूरी सिगरेट पी ली। तुम्हारा नाम क्या है? और मैंने खांसते हुए पूछा। हम अपने आप को जारज कहता है और जज को जानता है, बड़े टीना का बादशाह है और हम उसी के नाम पर अपना राम रख लिया है। और अपने कोट की धूल झाड़ता हुआ बोला, तुम्हारा असल नाम क्या है? नाम बदलता रहता है और इतना नाम रखा है कि असल नाम भूल गया। और तुम बताओ साला, चाय पी लिया या नाम नहीं बताता? मुझे इसका ये जुमला बड़ा बुरा लगा और मैंने झीम कर कहा, जामशेद। और नाम तो बड़ा तूफानी है तेरा। चाय पी के हम फिर शहर में आ गए और कलकत्ते की ज़िंदगी के मुतल्लिक़ अपने अंदाज में तबसरे करता रहा और सुनते सुनते मुझे नींद आ गई। सुबह उठा तो वह ज़मीन पर पड़ा था और उसका कोट मेरे सरहाने रखा हुआ था और मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। वो भी जाग गया और मुझे उठता देखकर फ़ौरन बोला, कैसा नींद आया? बहुत अच्छा, मैंने जवाब दिया, मगर ये कोट तुमने मेरे सरहाने क्यों रख दिया था? सारा तुम अभी आदी नहीं हुआ और अभी तुम्हारा सर दुखता होगा और हम तो पत्थर पर भी सो जाएगा। तो मिस्टर जॉर्ज, मैंने मचल के कहा कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो। जवाब में उसकी हंसी निकल गई और कथई दांत उड़ियाँ हो गए और सुबह की खाली चाय पीकर हम दोनों बाहर निकले और जॉर्ज बहुत दुखी आदमी मालूम होता था। वो मुझे कलकत्ता के बाज़ारों में घुमाता रहा और फिर गोदी में जाके उसने एक शख्स से कुछ बात की और मेरे पास आकर बोला, साला काम तो मिल गया है, मगर तुम करेगा या नहीं करेगा? तुम जेंटलमैन आदमी है और सोचता है कि तुम ऐसा काम नहीं कर सकेगा। मैं हर किस्म का काम कर लूँगा। और मैंने जोश में आकर कहा, और क्या काम मिल गया है? हाँ, मिल तो गया है। और वो कांधे उचकाकर बोला, पर साला ये बोरियां उठाना पड़ेगा। क्या? और मैं हैरत से पूछा, और मैं पैट्रिक पास हूँ। और वो दरमियान में बोल पड़ा, मैट्रिक इधर नहीं चलेगा और इधर हाथ का सर्टिफिकेट चलेगा। और उसने हाथ दिखाते हुए कहा, समझा कि नहीं समझा? समझा। और मैंने शिकस्त खोरदा लहजे में कहा, 3 दिन से कोई काम नहीं मिला था और मिस्टर जॉर्ज के पास भी पैसे ख़त्म हो गए और मैं मिस्टर जॉर्ज के साथ गोदी में बोरियां ढोने लगा और दोपहर को 1 घंटा खाने का वक्फा मिला और हम दोनों बोरियां उठाते रहे। मिस्टर जॉर्ज गाता जाता था और बोरियां उठाता जाता और वो बार बार मेरी खैरियत पूछता, हंसता और काम में मगन हो जाता और मेरे हाथ दुखने लगे थे। शाम तक पूरे जिस्म में दर्द होने लगा और 5 बजे के करीब काम से छुटकारा मिला और हम दोनों को ₹2.25 दिए गए। मुझे जवान होने की वजह से 1 रुपया और मिस्टर जॉर्ज को बूढ़ा होने की वजह से 12 आने और जॉर्ज ने 12 आने भी मुझे दे दिए और पैसे देकर थकन किसी कदर दूर हुई। एक मुसलमान होटल में हम दोनों ने 8 आने का खाना खाने की अय्याशी की और फिर मैंने 2 पोस्ट कार्ड इलाहाबाद लिखे और एक वालिद साहब को और दूसरा यावर को। और वालिद साहब को मैंने साफ साफ लिख दिया था,
कि वह यास्मीन की शादी डॉक्टर अरशद से हरगिज़ ना करे, और यावर को मैंने मुख्तलिफ बातों के अलावा अपना पता भी लिख दिया, यानी बहावड़ा स्टेशन के चाय वाले का पता, जहां रात हमने चाय पी थी। जिस्म टूट रहा था और मैं सरे शामी बेंच पर सो गया, और दूसरे दिन भी हमने यही काम किया, और बोरियां उठाते उठाते हाथों में गट्ठे पड़ गए और कपड़े फट गए। मिस्टर जारज ने मुझे 8 आने में एक पतलून कहीं से खरीदी, और एक हफ्ता उन्हीं मशागल में गुजर गया। और उधर यावर का ख़त आया कि घर में मेरे फ़रार के सिलसिले में कोई ख़ास तज़किरा नहीं हुआ, और सबको यही बताया गया है कि मैं फ़ौज में भर्ती हो गया हूँ, और यावर ने वादा किया था कि वह जल्द ही कलकत्ते पहुँच रहा है। और मैं दूसरे ख़त में उसे लिखने वाला था कि यावर ऐसी गलती ना करना, आला अब्बास से अच्छी जगह दुनिया में कोई नहीं। मगर मैंने उसे ये सब नहीं लिखा, और मिस्टर जारज का ख्याल था कि इस तरह की ज़िंदगी हर शख्स को कम से कम एक बार ज़रूर गुजारनी चाहिए, और शायद वो सही कहता था। अब मैंने बाकायदा सिगरेट नोशी शुरू कर दी, और अब मैं मिस्टर जारज के लहजे की कामयाबी से नकल उतार लेता। हम दोनों ने रात को सोने के लिए एक जगह का इंतज़ाम भी कर लिया था, और जारज की ज़िंदगी में भी मेरे आने से एक ठहराव आ गया। और फिर यह हुआ कि 25 दिसंबर आ गई। कलकत्ते में क्रिसमस का जोर हुआ, और मिस्टर जारज के पास नए कपड़े नहीं थे, और मैंने एक एक पाई बचा के उनके लिए नया लिबास सिलवाया। और क्रिसमस की रात जारज मुझे एक ऐसी जगह ले गया जहां अजीब किस्म की बू फैली हुई थी, और हर तरफ शोर था। और जारज ने 2 गिलास मंगवाए, लो शरबत पियो और क्रिसमस के मौका पर गिलास मिलाओ। और जारज ने अपनी आंखें चढ़ाते हुए कहा, ये तो शराब है। और मैंने नफरत से मुँह उकेड़ लिया। हाँ जाने ये जहर गुम है। और वह तरंग में बोला, और ये एक ब्यूटीफुल लड़की है, और हम बोलता है कि क्रिसमस के दिन अपने जारज के लिए चंद घूंट पियो। जारज उठकर मेरी कुर्सी पर आ गया, और उसने मेरी ठोड़ी में हाथ डाल दिया, और वह इस तरह मिन्नतें करने लगा जैसे मुझे किसी नेकी पर आमादा कर रहा हो। मेरे इनकार पर वो बाकायदा रोने लगा, और फिर हसरत से कहने लगा, मत पी जालिम, मत पी, चल। अच्छा ठहरो, तुम पी लो। और मैंने रुककर कहा, मगर सिर्फ एक बार। और वह मसरत से उछल पड़ा, मगर फिर सुस्त पड़ गया। क्यों, अब क्या बात है? और मैंने पूछा। जामशेद, डेर तो मुझे अपना फ्रेंड समझता है। हाँ, मैंने कहा। तो हमारे साथ पियो। और साला सिगरेट पीता है, बोरी उठाता है, गंदा कपड़ा पहनता है, खोली में सोता है, शराब नहीं पीता। तुम कैसा आदमी है? और वह नाराज़ होकर बोला। और फिर मिस्टर जारज ने शराब की तारीफ में एक लंबी तकरीर फरमाई और कहा, साला यूरोप में शराब पानी के माफक बहता है, और यहाँ इतनी दूर आके हम पर हुकूमत भी करता है। और मसबक बक से झुक से उकता गया, और हमारे दरमियान काफ़ी तलखी हो गई। मैं गिलास उठाकर घटाघट पी गया, और एक तीर सा मेरे कलेजे में लगा, और मैंने बड़े बुरे मुंह बनाए। और जारज हंसने लगा, और उसने और मंगाई, और मैंने और पी ली, और हम दोनों के दरमियान गुफ्तगू बंद हो गई। तीसरे गिलास पर मेरी आंखें बंद होने लगी, और रोशनियां एक की बजाय 4 नज़र आने लगीं। वज़न हल्का हो गया, और मैंने जारज के गले में बाहें डाल दी, और हम दोनों सड़क पर झूमते हुए न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जारज ज़ोर ज़ोर से अंग्रेज़ी गीत गा रहा था, और आखिर मुझे उस वक़्त होश आया जब मैंने खुद को एक हसीन लड़की के रूबरू पाया। और जारज, हम कहाँ हैं? और मैंने झूमते हुए कहा, हम लखनऊ वाली बन्नो बेगम के कोठे पर हैं, और उसकी डॉक्टर बाटो जमाल हमारे सामने गाता है, और कि हम तवाइफ के कोठे पर हैं। और जारज, तुम मुझे कहाँ ले आए? जानी, आज क्रिसमस है, और तमाम गुनाह आज के दिन हो जाएगा, और कल से हम फिर बोरियां उठाएगा, और हम अपनी औकात कैसे बोल सकता है? ये तो बेहद हसीन है, और क्या सचमुच ये तवाइफ है? इसे बेचा और ख़रीदा जाता है, और उसकी कीमत मुकर्रर है, और तुम साला उसे खरीदेगा? हमारे पास इतना पैसा कहाँ है? हम तो मजदूर हैं, और पैसा हम चोरी करेंगे, और गरीब लोगों के लिए चोरी का दरवाज़ा आलविदा खुला रहता है। बहुत से लोग पहले से बैठे हुए थे, और बानों के पैर में घुंघरू बंधे हुए थे, और वह तबले की थाप पर अपना बदन थरकाती हुई। ऐसा होशरबा नज़ारा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं बानों की सूरत तकता रहा, और मेरी जेब में जितने रुपए थे जारज ने निकाल लिए और बानों के सामने फैला दिए, और एक नोट मेरे कान पर रख दिया। बानो ले जाती शर्माती आई और मेरे सामने बैठ गई, और शर्म से मेरी गर्दन झुक गई, और चेहरा सुर्ख हो गया, और कान की लोएं गर्म हो गई। मैं बानो की दिलकश आवाज़
बानो की हुस्न में ऐसा खोया कि मुझे कुछ होश ना रहा, और मेरा ख्याल है कि उसने मेरी तरफ कुछ ज़्यादा ही तवज्जो सिर्फ की, और बानो नाचती गाती रही, और मैंने किसी हसीन लड़की के बारे में कभी इस तरह नहीं सोचा था, और मेरा दिल धड़कने लगा और तमाम बेताबियाँ आंखों में सिमट आईं, और मैं अपनी आंखों में शरारे भरे बानो को घूरता रहा, और आखिर जारज ने मुझे कांधा पकड़कर बेदार किया। वो सरगोशी में कह रहा था कि जामशेद, तुम तो उल्टा हो गया है, और साला खेल ख़त्म हो गया, और सारा पैसा हजम हो गया, अब यहाँ बैठना बेकार है, आओ चलें। मैं उठने में हचकिचाने लगा, लेकिन जारज ने मेरा बाजू पकड़कर ज़बरदस्ती मुझे उठा दिया, और मेरी नज़रें बानो का तवाफ़ कर रही थी, और मैं मुड़ मुड़ कर उसे देखता रहा, और फिर बानो यका किसी बिजली की तरह मेरी तरफ आई, और मैं सटपटा गया, और उसने बड़ी दिलकश लहजे में कहा, फिर जहमत कीजिएगा। मुझसे कोई जवाब ना बन पड़ा, और मेरी बजाय जारज बोला, हाँ बानो, क्यों नहीं आएगा, और साला जब में पैसा होएगा तो कौन तुमसे दूर रहेगा, बस चले तो हम यहीं धरना जमा दे। बानो ने जारज को जवाब नज़रअंदाज करके मुझसे कहा, आप बुलाएंगी तो ज़रूर आएंगे, और मैंने बदवक़्त तमाम कहा और फ़ौरन दरवाजे की तरफ मुड़ गया। रात तो किसी तरह बीत गई, और सुबह हुई तो सीना भारी भारी सा लगने लगा, और मतली किसी हालत हो गई, और रात के वाक़यात नज़रों में घूम गए। जारज मुझसे पहले जा गया था, और मैंने अहद किया कि अब कभी शराब नहीं पीऊँगा, और मैं अपनी अदालत में खुद को मुजरम समझ रहा था। मुझे अपने आप से शर्म महसूस होने लगी, मगर बानो का ख्याल दिल से मिटाए ना मिट सका, और उसका हुस्न और उसका अंदाज, उसका रक्स, हर बात याद आने लगी, और चलते वक्त उसका उठकर आना और शर्मा के कहना, फिर जहमत कीजिएगा। और ज़िंदगी में कभी किसी लड़की ने ऐसी जुर्रत नहीं की थी, और मैं उसके दिलकश खदोखाल के तस्वर में खोया रहा। उसकी उम्र 16 बरस से ज़्यादा की होगी, और कलकत्ता मुझे पहली बार अच्छा लगा। और क्या बानो याद आ रही है? और जारज ने मेरी मोहय्यत देख कर पूछा। हाँ जारज, और मैंने जज्बात भरे लहजे में कहा, माई डियर, उसका ख्याल छोड़ दो, और साला कपड़ा तक बिक जाएगा, समझ लेना कि फ़िल्म देखा था। जारज, एक बार और से दिखा दो, और मैंने मचल कर कहा, साला राह पर लग गया है, जवानी आ गया, या फिर मुझे बता दो, और उसका घर किस तरफ है, मुझे याद नहीं आता। समुंदर की तरफ, और साला वो एक समुंदर है, और उसकी तय का पता नहीं चलता, और तुम उधर जाके डूबेगा तो कोई बचा नहीं सकेगा। उस समुंदर में रुपये की कश्ती चलती है, और रुपये का टायर होएगा तो समुंदर की सैर कर सकेगा, समझा। जारज मुझे तवाफ़ों की अदात और खसाइल के मुतल्लिक़ लेक्चर देता रहा, लेकिन वो बानो का ख्याल मेरे दिल से ना निकाल सका, और मैं मजबूरन काम करने के लिए उठ खड़ा हुआ, क्योंकि सारे पैसे ख़त्म हो गए थे। और उस दिन मैंने रात तक काम किया, और फिर दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, और एक हफ्ता शब व रोज़ मुख्तलिफ़ कामों में जुटा रहा, और बानो को याद करता रहा, और हर लम्हे उसका नक्श और गहरा हो जाता। और एक हफ्ते बाद हम दोनों के पास इतने रुपये हो गए कि हम बूहा बाजार का रुख कर सकें। बानो के कोठे के जीने पर कदम रखते हुए मेरा दिल डूबने लगा, और जारज जुमले फेंकता और लान तन करता हुआ कोठे पर चढ़ गया, और महफिल जमी हुई थी। बानो ने मुझे इश्तियाक से देखा, और एक लम्हे को उसके घुंघरू साकत हुए, और फिर वह बेताबाना रक्स करने लगी, और वह नगमा सराई में तो उसने कमाल कर दिया। मैं मबहूत होकर उसे देखे जा रहा था, और काश मेरे पास कारून का खजाना होता, और मैं उसकी एक मुस्कुराहट पर पूरा खजाना निशावर कर देता। बानो मेरे दिल में उतर चुकी थी, और मुझे यकीन था कि उसकी निगाहें भी मेरी ज़ात का अहाता किए हुए हैं। और हमने बड़ी एहतियात से नोट ख़त्म किए। जब सब ख़त्म हो गए तो जारज ने उठने का ऐलान किया, और मुझे आखिरी बार बानो को जी भर कर देख लेने का हुक्म दिया। मैं हसरत से उसे तकता रहा, और बानो शायद मेरी कफ़ियत भांप गई, और गाते गाते हमारे पास आई, और नादो अदा से कहने लगी, और नहीं बैठिएगा। नहीं, मैंने सादगी से कहा, हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं। ओए, क्यों जलील करता है? और जारज ने मुझे डांटा, और मैं खफीफ हो गया, और बानो के चेहरे पर कर्ब की एक लकीर उभरी। आपसे कौन पैसे मांगता है? आप तशरीफ़ रखिए। शुक्रिया। और मैंने दिल की गहराइयों से कहा, अब आप कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ नहीं, ये साला क्या कहेगा? और जब से तुमको देखा है, और सुबह और शाम तुम्हारे ख्याल में डूबा रहता है। और जारज दरमियान में बोल पड़ा, और मुझे शर्म आ गई। अच्छा, और वह तमक्कुन से बोली, और क्या वाकई आप सच कहते हैं? हम तुमसे मस्करी नहीं करता, सच बोलता है, और ये तुम्हारे सामने नहीं बोलेगा। नहीं। और मैंने हिम्मत करके कहा, ये बात नहीं है। आप यहाँ आया कीजिए ना। और उसने शीरी लहजे में कहा, ज़रूर, और आपका कहना ही काफ़ी है।
बानो मेरे सामने से हट गई और हम कुछ देर बैठे रहे और उसका हुस्न देखते रहे और फिर जारज मुझे लेकर चला और बानो ने जाते वक्त दूर से मुझे खुदा हाफिज कहा और वापसी में जारज मेरे रवैये पर खासा गर्म हो गया और मुझे ऊंच नीच समझाने लगा। लेकिन जारज की एक बात भी मैंने ढंग से नहीं सुनी और हूँ हाँ करता रहा और बानो के तस्वर में खोया रहा। उसके तस्वर से मुझे एक अजीब किस्म की लज्जत मिलती और फिर यही होता रहा और मैं पूरे एक हफ्ते शदीद मेहनत करता और जब चंद रुपये इकट्ठे हो जाते तो बानो के यहाँ चला जाता और बानो मेरी हवास पर ऐसी छाई कि मैंने बार बार उसके दर पर सलाम करने के लिए सोना कम और काम ज़्यादा करना शुरू कर दिया और नतीजा ये निकला कि मुझे बुखार ने आ घेरा और बुखार अपने साथ और बहुत सी परेशानियां लाया। अकेला जारज मेरी तमारदारी करता और काम पर जाता और दवा के पैसे भी नहीं रहे और जारज मुझे एक खैराती अस्पताल ले गया। ये पूरा हफ्ता भूख और बीमारी में गुजर गया और फिर वही दिन आ पहुंचा जब मैंने बानो के यहाँ जाता और मैंने बुखार की हालत में जारज से कहा कि मुझे बानो के यहाँ ले चलो और वो मेरा हज़ियान समझा, रुड़ कर चला गया और ताकि मैं बेजा इसरार ना करूं और मैंने चादर ओढ़ी और लड़खड़ाता हुआ अकेला बानो के आस्थाने का रास्ता तय करने लगा। ये तवील रास्ता मैंने पैदल ही अबूर कर लिया और बानो के सीने जीने पर चढ़कर मेरे कदम जवाब दे गए और मैं वहीं गिर पड़ा। मेरी चीख पर साजिंदों ने आके मुझे उठाया और ऊपर पहुंचा दिया और मेरी अबतर हालत देखकर बानो की मां बन्नो बेगम के चेहरे पर नागवारी की अलामतें ज़ाहिर हुई, मगर बानो दौड़ी दौड़ी आई और उसने अपने हाथ से मुझे पानी पिलाया और मेरी तबीयत का हाल पूछने लगी। मेरे माथे पर उसने अपना मरमरी हाथ रखा तो मुझे ऐसा सुकून मिला जिसे मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। और आप ऐसी हालत में क्यों आ गए? और वह दर्द व करब से बोली। आज सेंचिस थाना और मैंने मुक्त से जवाब दिया, इलाज करा रहे हैं। हाँ, तमाम पैसे ख़त्म हो गए थे और जारज खैराती अस्पताल में ले गया और ज़रा फ़ायदा नहीं हुआ और एक हफ्ता उसी तरह गुजर गया। पैसे नहीं थे तो यहाँ क्यों आ गए? और बन्नो बेगम ने मेरे मुंह पर तमाचा मार दिया और मैं सख्ते में आ गया। बानो, आप ही ने तो कहा था कि हम पैसों के बगैर भी आ सकते हैं। और मैंने सरगोशी के अंदाज में कहा। बानो की आवाज़ कांपने लगी। हाँ, मैंने कहा था और अम्मी की बात का बुरा ना मनाइएगा, आप तो जानते हैं कि। बानो और बन्नो बेगम की पाटदार आवाज़ गूंजी और ये तवाइफ का कोठा है, यतीम खाना नहीं। अम्मी और बानो जलाकर बोली और खुदा के लिए खामोश रहिए। नहीं, वो ठीक कहती है, जारज सही कहता था। और मैंने रिक्कत अंगीज आवाज़ में कहा, और मैं अब यहाँ पैसों के बगैर नहीं आऊँगा। इससे गैरतमंद मालूम तो नहीं होते। और बन्नो बेगम ने कहा और मुझे गुस्सा आ गया और ऐसी जिल्लत मुझे गोदी में बोरियां उठाए, गंदा लिबास पहने और शराब पीने से भी महसूस नहीं हुई थी। और मैंने अपनी अंदरूनी जेब में हाथ डाला। माँ की चंपा कली अभी तक मेरे पास महफूज थी और मैंने उसे निकाला और बानो के सामने फेंक दिया। बन्नो बेगम की आंखें चमक उठी, लेकिन बानो ने झपट चंपा कली उठा ली। और यह हमारी माँ की निशानी है, आपकी नज़र कर देता हूँ, अब तो आप खुश हैं। बानो की आंखों में आंसू तैरने लगे। और आपको मेरी कसम, इसे रख लीजिए। और तुम पागल हो गई हो लड़की, मियाँ खानदानी मालूम होते हैं। और बन्नो बेगम का लहजा बदल गया और देखा एक झटके में बड़ा नस्ब का राज खुल गया। आप यहाँ से चले जाइए और जब तंदुरुस्त हो जाएं तो आ जाइएगा। और बानो भराई हुई आवाज़ में बोली, और इसे रख लीजिए। बन्नो बेगम और बानो पर सख्त नाराज़ हुई, लेकिन बानो ने उसकी एक ना सुनी और चंपा कली मेरी जेब में डाल दी। और उसने मुझे बाजू से पकड़कर उठाया और बोली, खुदा के लिए आप इस वक्त चले जाइए, और बुखार से पिंडा तप रहा है और क्यों अपनी जान हल्कान कर रहे हैं। मैं आपको देखने आया था। और मैंने बेबसी से कहा, कसम खाइए कि आप सेहतमंद होने से पहले नहीं आएंगे। और अगर मैं सेहतमंद ना हुआ तो। नहीं, ऐसी बात ना कीजिए और मैं आपके लिए दुआ करूंगी। बानो, जारज कहता है कि आप लोग कुछ किसी को याद नहीं रखती, और वह सच कहता है। और बानो ने मुंह फेर लिया और मुझे भी। और मैंने डूबते हुए लहजे में पूछा, आप अपने दिल से पूछिए। बन्नो बेगम हमारे दरमियान दीवार बनकर खड़ी हो गई और उसने बानो को तेज नजर से देखा और धक्का देकर दूर कर दिया। और उसके बाद वो मुझे तौहीन अमीज अंदाज में बाला खाने से बाहर निकलने का हुक्म देने ही वाली थी कि मैं बानो का सरापे का जायजा लेता हुआ आहिस्ता कदमों से नीचे उतर आया और सीढ़ियों के पास ही मुझे जारज खड़ा हुआ मिला। वो मेरे गले से लिपट गया और वो कुछ पैसे कहीं से उधार लेकर आया था और वापसी का सफ़र मुझे पैदल नहीं तय करना पड़ा। सेहतयाब होने में चंद दिन लग गए
और जॉर्ज से अब अपना ही नहीं संभलता था, इसलिए मुझे कमजोरी के आलम में बानों के तस्वर के साथ मजबूरन काम पर जाना पड़ा। और उसी दिन शाम को चाय वाले ने मुझे यावर का खत दिया। खत का मजमून मेरे लिए धमाके से कम नहीं था और मेरी बहन यास्मीन की शादी अगले हफ्ते डॉक्टर अरशद से हो रही थी और मेरा दिमाग माऊफ हो गया। कलकत्ते में 4-5 माह तन्हाई में रहते हुए मैंने अपना घर बुलाने की हर मुमकिन कोशिश की थी और इस खत ने हर जख्म ताज़ा कर दिया और मैंने इरादा किया कि अपनी मासूम बहन को बचाने के लिए मुझे एक और कोशिश करनी चाहिए, और चाहे इस बार वालिद साहब अपनी बंदूक से मुझे हलाक ही क्यों ना कर डालें। इस इरादे के बाद मुझे कलकत्ते में रहना दूभर हो गया। हालांकि बानो का शहर छोड़ने का ख्याल ही मेरी नब्जें डूबने लगी थी और घर जाने का इरादा उस हौसले से कुछ और बढ़ा। और अब मैं अपने अंदर वालिद साहब से आंख मिला के बात करने की जुर्रत महसूस कर सकता था। उस शहर की सख्तियों ने मुझे पहले से कहीं ज़्यादा सरकश बना दिया और मैंने जारिद से मशवरा किया और मेरे इस अचानक फैसले से उदास हो गया। और वापसी के सफ़र के लिए किराया भी नहीं था और कपड़े इतने गंदे थे कि घर जाते हुए शर्म आती। बहरहाल ये मसला तो कोलो टोला स्ट्रीट के एक खरीस मुसलमान दुकानदार ने हल कर दिया और उसने मेरी चंपा गली गिरवी रख ली और 50 रुपये की खती रकम मेरे पास आ गई, और जिससे मैंने एक जोड़ी कपड़े यास्मीन के लिए सुर्ख दुपट्टा खरीदा और बाकी रुपयों का टिकट लिया। रास्ते भर में अपने घर के हालात निमटने और यास्मीन की शादी मुलतवी कराने के मंसूबे बनाता रहा और चलते वक्त बानो के पास जाने की बेताबी थी, मगर उससे मुलाकात के लिए ज़्यादा राह पले नहीं था और सोचता था कि अब ना जाने उससे कब मुलाकात हो। शायद वो याद रखे। और यास्मीन की शादी मुलतवी कराने का काम आसान नहीं था और जैसे जैसे आलाबाद करीब आता जा रहा था और मुझे ये काम मुश्किल मालूम होने लगा। आलाबाद आ गया और मैं खाली हाथ वापस आया। हालांकि मैंने इस शहर से विदा होते वक्त अहद किया था कि सुर्ख रोई के बगैर वापस नहीं आऊँगा, और अपनी गली की बू सूंघते तो कदम रुकने लगता। दिल चाहा कि यहीं से लौट जाऊं। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को घसीट कर दरवाजे तक पहुंचाया। दरवाज़ा बंद था और दस्तक देने की हिम्मत नहीं हुई। डर था कि कहीं पहले ही वालिद साहब से आमना सामना ना हो जाए। गली का चक्कर काट के पिछवाड़े से घर में दाखिल होने का फैसला किया, लेकिन शोमई किस्मत के जैसे ही पिछले दरवाजे से मैं चोरों की तरह घर में घुसा और सबसे पहले वालिद साहब से आमना सामना हो गया। और वह सहन की क्यारी के पास खड़े थे और मैं जहाँ तक पहुँचा था वहाँ जम गया। वालिद साहब मुझे देखकर ठटक गए और उन्होंने गौर से मेरा जायजा लिया और फिर मेरे हाथ में एक थैली देखी और उनके दुरुस्त चेहरे पर तगैयर नमूदार हुआ और उन्होंने अपने तासरात छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए हाथ हिला के मुझे अंदर जाने का इशारा किया और दोबारा उसी तरह बागबानी में मसरूफ़ हो गए जैसे मैं सिर्फ घंटा 1.5 घंटा घर से बाहर गुजार कर आया हूँ। और अंदर पहुंचा तो वालदा के आंसुओं ने मेरा इस्तकबाल किया और यास्मीन मुझसे बेतहाशा लिपट गई। लेकिन सिकंदर अलहदा बैठा रहा और यास्मीन मायों बैठ चुकी थी और उसके हाथ में मेहंदी लगी हुई थी और घर में मोहल्ले की लड़कियां और बड़ी बूढ़ियां शादी की तैयारियों में मसरूफ थी। यास्मीन की शादी में सिर्फ 3 रोज रह गए थे और ये तैयारियां देखकर मेरे आसान खता हो गए। सिर्फ चंद घंटों बाद मुझे एहसास हो गया कि मैंने इस घर में दोबारा कदम रखकर सख्त गलती की है और वालदा मुझसे एक मेहमान का सलूक कर रही थी और उनकी खुश अखलाकी मेरे लिए सुहाने रूह बन गई। और उधर शादी के उस घर में मेरे तो हिम्मत की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती थी। किसी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी और मैंने अपने दोस्त यावर से मशवरा करके एक बार फिर बारी बारी सिकंदर, वालदा और खुद यास्मीन से अपने खदशात का इजहार किया और वालिद साहब के कानों तक ये भी खबर पहुंच गई। उन्होंने मुझे खड़े खड़े घर से निकल जाने का हुक्म दिया और बदबख्त मनहूस नंग खानदार वगैरह के खिताबात से नवाजा और उस पर भी मिसर रहा कि यह शादी मुलतवी हो जानी चाहिए। और मैं तफसील से अपने अंदेशे ज़ाहिर करते हुए लरसता था। जो कुछ मैंने देखा था उसे बयान करते हुए खौफ आया और मैं इसरार करके सिर्फ इतना कहता कि यह मुनासिब नहीं, क्यों नहीं है, और उसका कोई माकूल जवाब मेरे पास नहीं था। एक बार मैंने सोचा कि यास्मीन को अगवा करके कलकत्ते ले जाऊं, लेकिन कलकत्ते की ज़िंदगी के तस्वर से हौल आने लगा और यास्मीन वहाँ कमला जाएगी और मेरी कोई तरकीब कारगर ना हुई। मिर्ज़ापुर से चचा जान की आमद की इतला थी और वह नहीं आ सके, वरना मैं उन्हीं को हमवार करके कोशिश करता। और आखिर शादी में सिर्फ 1 दिन रह गया और घर मेहमानों से भर गया। विदाई के गीत गाए जाने लगे और मैं तमाम हंगामों से दूर
अपने दोस्त यावर के साथ इलाहाबाद शहर के वीरानों में बैठा अपनी दो हिम्मती को कोसता रहा और फिर मैंने हालात से मफाहमत कर ली और मैंने यास्मीन को सुर्ख जोड़े में देखा और फिर बारात आई और डॉक्टर अरशद के मुस्कुराते हुए दोस्त उसके साथ नजर आए। निकाह हुआ, छुआरे तकसीम हुए और यास्मीन हमें छोड़कर चली गई। सबका रोते रोते बुरा हाल था, लेकिन सबसे बदतरीन कैफियत मेरी थी और आखिरी वक्त में मुझ पर गशी तारी हो गई और मैं ज़ारों कतार रोता था और दीवारों से सर फोड़ता और देखते ही देखते मेरे घर की बाहर उजड़ गई और मेरी बहन का जनाजा चला गया। यास्मीन की शादी को 1 महीना गुजर गया और डॉक्टर अरशद के बारे में मुझे अपनी राय तब्दील करनी पड़ी, क्योंकि वो यास्मीन के लिए एक बेहतरीन शोहर साबित हुआ और उसके घर वाले भी यास्मीन का बहुत ख्याल रखते और फिर भी मेरे वहम का सद्देबाब नहीं हुआ था और मैं समझता था कि जैसे ये सब कुछ आर्जी है और इसलिए घर वालों के नफरत अंगेज रवैये, तलख कलामी और हकारतों के बावजूद मैं इलाहाबाद में ठहरा हुआ था और हर शख्स मुझसे मुस्तनफर था। खसूसन वालिद साहब और सिकंदर तो अब मेरे साए तक को हकीर समझते थे और शादी के बाद मैंने महसूस किया कि यास्मीन कमज़ोर होती जा रही है और पहले वो परिंदों की तरह चहकती थी और अब वो कम सुखन लड़की होकर रह गई और उसका चेहरा कमलाने लगा। एक रोज़ जब वो मैके आई हुई थी तो मैंने तन्हाई पाते उसे पूछा, यास्मीन तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं और तुम बहुत बदल गई हो। अब मेरी शादी हो गई है जमशेद, उसने बेनियाजी से जवाब दिया, और ये तो मुझे इल्म हो चुका है, लेकिन क्या डॉक्टर साहब तुम्हें हंसने बोलने से भी मना करते हैं? यास्मीन गुस्से से सुर्ख हो गई और फिर उसने एक सर्द आह भरी और कुछ अबदीदा से हो गई और फिर शगुफ्ता लहजे में कहने लगी, नहीं मेरे प्यारे भाई, ऐसी कोई बात नहीं। और उसके जवाब से मेरी तशफ़ी नहीं हुई और एक ज़रा सी बात पर उसका गुस्से से सुर्ख पड़ जाना मेरे लिए ताज्जुब खेज था। कोई ऐसी बात ज़रूर थी जो यास्मीन मुझसे छुपा रही थी और मैंने हर जाविये से हालात और वाक़यात का जायज़ा लेने और उसे खरीदने की कोशिश की, लेकिन किसी आखिरी और हतमी नतीजे पर पहुंचने से कासर रहा और मेरी तशवीश बढ़ती गई और इस कर्ब में मैं अपने दोस्त जारज को खत भी नहीं लिख सका और मैं दिन भर घर से बाहर यावर के साथ घूमता रहता और शाम को घर भर की खबरें कुरीद कर वालदा से सुनता और उनका ख्याल था कि यास्मीन अपने घर में बहुत खुश है और वो ये बात कहकर मुझे शर्मिंदा करना चाहती थी। सिकंदर अपनी ड्यूटी पर चला गया और इसलिए मुझे घर के कम अज़ कम एक फ़र्द के अज़ाब व अताब से निजात मिल गई। और रहे वालिद साहब तो मैं उनके सामने बहुत कम जाता था और वैसे मेरी दिली तमन्ना थी कि यास्मीन अपने घर में खुश रहे और मेरा वहम सिर्फ वहम साबित हो। और मैंने उस रात जो हौलनाक मंजर देखा था, काश वो मेरे मेदे और जहन का फतूर हो, मगर ऐसा नहीं हुआ और मैं 1.5 महीने बाद कलकत्ते वापस जाने का इरादा कर रहा था कि हालात ने अचानक करवट ली और सुबह का वक़्त था। वालिद साहब नाश्ते से फारग होकर कपड़े बदल रहे थे और मैं वालदा के पास चौकी पर बैठा अखबार पढ़ रहा था और खिलाफ़े तवक्का डॉक्टर अरशद आ गए और उनके चेहरे पर गहरी संजीदगी मुसल्लत थी। पहले वो जब भी आते और वालिद को सलाम करते और उनकी दुआएं लेते, और आज उन्होंने ये नहीं कहा और मेरा माथा ठनका। मैंने खुद उन्हें सलाम किया तो जवाब नहीं मिला और वालिद साहब के चेहरे पर भी हैरत के सार नमूदार हो गए। अरशद मियाँ तुम? उन्होंने बड़े शफीक लहजे में कहा, खैरियत, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? इफ्तिखार साहब और डॉक्टर अरशद ने वालिद साहब को सलाम किए बगैर खुश के लहजे में कहा, और मुझे आपसे कुछ अहम और ज़रूरी बातें करनी हैं। तुम कुछ परेशान नज़र आ रहे हो। और वालिद साहब संजीदा हो गए। मैं आपसे कीचो के बारे में मालूम करना चाहता हूँ। और अरशद ने वहीं खड़े खड़े किसी तहमीद के बगैर कहा, वो कौन थी और यास्मीन से उसका क्या ताल्लुक था? अरशद और वालिद साहब का चेहरा अचानक गुस्से से सुर्ख हो गया और उन्होंने करख्तगी से कहा, तुम मुझसे मुखातब हो। गोया कीचो की शख्सियत का जिक्र आपके लिए भी अहम है। और अरशद होंठ चबाता हुआ बोला, और कीचो का नाम सुनकर वालदा भी चौंक पड़ी। बच्चों की मौजूदगी में तुम्हें यह बात नहीं करनी चाहिए और मैं तुम्हें एक ज़हीन नौजवान समझता था। मेरे कमरे में आओ। और वालिद साहब ने बिगड़े हुए तेवर से कहा, मेरे पास वक़्त कम है इफ्तिखार साहब। अरशद हमेशा उन्हें अब्बा जान कहता, मगर आज पहली बार उसने उन्हें नाम लेकर मुखातब किया था। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आप लोगों ने मेरे साथ धोखा किया और मैं यास्मीन को तलाक देने का फैसला कर चुका हूँ। और उसने सर्द लहजे में कहा,
डॉक्टर अरशद की बजाय कोई और होता तो मैं उसका टैटमा दबा देता। और वालदा कलेजा थाम कर चौकी पर बैठ गई और अरशद मियाँ वो लड़ती हुई आवाज़ में बोली, और ये तुम क्या कह रहे हो? अपने अल्फाज वापस लो, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं बच्चा नहीं हूँ और ये गलतफहमी नहीं, हकीकत है बड़ी भी। और वालदा के सिलसिले में उसका ये अंदाज़े तो खातब मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त था, मगर मैं अभी मामला समझने की कोशिश कर रहा था। वो कह रहा था कि तलाक शरीफों का शेवा नहीं है। मुझे एहसास है, मगर धोखा देना भी शरीफों के तौर नहीं होते। मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। और वह पाँव पटकता हुआ उसी वक्त चला गया और वालदा सर थाम के कराहने लगी। और वालिद साहब किसी बफरे व शेर की तरह अपने कमरे में गए और सिर्फ चंद लम्हों बाद वहाँ से बरामद होके तेजी के साथ मकान से बाहर निकल गए। उन्होंने वालदा की बिगड़ती हुई हालत का भी ख्याल नहीं किया और मैं बुरी तरह उलझ कर रह गया। और अरशद का गुस्से में आना, कीचू का तज़किरा करना और तलाक की धमकी देना और वालिद साहब का कमरे में जाके वापस आना, ऐसी कोई बात ज़रूर थी जो मेरी फहम से बाला थी। और वालदा की हालत बतदरीज खराब हो रही थी और मैंने उन्हें अपने जानों पर लिटा दिया। अम्मी जान, ये आपको क्या हो रहा है? ये क्या मामला है? चुप रहे बेटे। और वह कराहते हुए बोली, और दुआ कर खुदा अपना रहम करे। मैंने उन्हें पानी पिलाया और मालिश वगैरह की। और इस तरह जब उनकी तबीयत मुतदल होगी तो मैंने पूछा, ये अरशद क्या बकवास कर रहा था और कीचू से बाजी का क्या तल्लुक है? जहन्नम में गई कीचू। और वालिद की तबीयत वालदा की तबीयत फिर बिगड़ने लगी, मेरी बच्ची। और वो सीने पर हाथ मारकर चिल्लाई, और अब तो तेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं छटी थी कि मनहूसों ने तेरा घर उजाड़ दिया और उसकी जुबान में कीड़े पड़े जो तुझे तलाक दे। वालदा पर हज़यानी कैफियत तारी हो रही थी और मुझे वालिद साहब का ख्याल आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी खतरनाक इरादे से यास्मीन के ससुराल गए हों। वो एक जलाली आदमी थे और अम्मी की हालत ऐसी नहीं थी कि उन्हें तनहा छोड़ा जाता। और मैंने भाग के पड़ोस की एक औरत को बुलाकर उनके पास छोड़ा और खुद यास्मीन के घर की तरफ दौड़ पड़ा। बड़े हौलनाक ख्यालात आ रहे थे और ये बसात उल्टी हुई मालूम होती थी और हमारे घर पर न जाने क्या आफत आने वाली थी। कीचू कौन है और जिसकी वजह से अरशद और यास्मीन का घर उजड़ा और कदम लड़खड़ाने लगे, लेकिन मैं बेतहाशा दौड़ रहा था। कीचू की शख्सियत मेरे उलझे हुए जहन में सवालिया निशान बन गई और मेरा दिल चीख रहा था कि आकाश मेरे सारे अंदेशे गलत साबित हों। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था और जिस वक्त थामता कामता अरशद के मकान में दाखिल हुआ और मेरा दिमाग सुन हो गया। मैं ठटक कर रुक गया और अरशद कच्चे सेन के बीचों बीच खून में लथपथ पड़ा था और वालिद साहब के हाथों में पिस्तौल था और वह अपने बदनसीब दामाद की लाश हकारत की नज़रों से देख रहे थे। फौरन मुझे यास्मीन का ख्याल आया और मैं लपक के उसके कमरे में गया और वहाँ जो मंजर मैंने देखा उसने मेरे असाब झंझोड़ कर रख दिए और यकीनन मैं चकरा के गिर गया होता अगर मैंने सतून का सहारा न लिया होता। मेरी जवान बहन के गले में फांसी का फंदा पड़ा हुआ था और उसकी लाश छत से लटकी हुई रस्सी के साथ झूल रही थी और आंखें बाहर निकली हुई थी। मैंने उबली हुई साकत बेनूर आंखें देखी और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो कह रही हों, भैया मैं बेकसूर हूँ। और हालात की सितम ज़रीफियों ने मुझे घेर के बेदर्दी से मारा और बेरहम ज़माना मुझे निगल गया। अरशद के घर में कहराम मच गया और अंदर मेरी बहन की लाश मजलूमियत की दास्तान सुना रही थी और मेरे भयानक ख्वाब हकीकत बनकर मेरे सामने मौजूद थे। मैंने अपने बाल नोच लिए और दौड़कर लटकी हुई बहन के कदमों से लिपट कर बयान करने लगा और उसी लम्हे बाहर से गोली चलने की आवाज़ आई। ऐसे मालूम हुआ जैसे ये गोली मेरे दिल में लगी हो और मैं अपना नाकाबिले बर्दाश्त बोझ टांगों पर संभालता हुआ बाहर आया। सारी बिजली आज ही गिरने को रह गई थी और वालिद साहब का जिस्म फड़क रहा था और मैं चीख भी न सका। मैंने आगे बढ़कर बाप के सीने से चिमट जाना चाहा और मैंने उनके डूबते हुए दिल की आखिरी धड़कने करीब से सुनना चाहता था, लेकिन मेरा हाथ जवाब दे गया और मैं चकरा कर गिर गया। फिर ना जाने क्या हुआ और बस मुझे इतना याद है कि अंधेरे ने सूरज से मेरे ज़हन पर जलगार की और मैं बड़ा बेहिस हूँ और मुझे हैरत है कि मेरा दम क्यों ना निकल गया। जब मुझे होश आया तो मैं एक अस्पताल में पड़ा हुआ था और ज़हन आहिस्ता आहिस्ता जाग रहा था। यास्मीन की छत से झूलती हुई लाश, वालिद साहब की हौलनाक खुदकशी और अरशद की मौत और मुझे ये सब क़यामतें याद आ गई और ये तमाशा मेरे लिए नया नहीं था। बेखुदा मेरे खून रंगे ख्यालात मुझे ये खूनी मंजर पहले ही दिखा चुके थे और काश यास्मीन कंवारी रहती और लोगों ने मेरी बात पर कान धरे होते। एक लड़की शादी के बगैर रह जाती तो दुनिया में कौन सा तूफान आ जाता। और मैंने तड़प कर उठने की कोशिश की
मगर मेरे हाथ पांव जकड़े हुए थे और खुदा के लिए मुझे जाने दो, और मैं बुरी तरह चीखा और मेरी बेवा माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। संग दिल नर्स ने मुझे इशारे से खामोशी का हुक्म दिया और मैंने खुद को झंझोड़ कर कहा, खुदा के लिए मुझे आज़ाद कर दो सिस्टर, और मुझे अपनी माँ के पास जाना है। और सिस्टर वो बेवा हो गई हैं और उसकी जवान बेटी भी हमेशा के लिए उससे बिछड़ गई, और वो इतने गम एक साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती और उससे मेरी ज़रूरत होगी, मुझे जाने दो। नर्स मेरी बात का जवाब देने के बजाय तेजी से बाहर चली गई और मैंने चीख चीख कर कमरे के दरों दीवार हिला दिए और वह तड़प तड़प कर चर्मी तस्मों की बंदिश से आज़ाद होने के लिए हाथ पांव मारे। कुछ देर बाद नर्स एक डॉक्टर के साथ नमूदार हुई और मैंने रहम तलब नजरों से डॉक्टर को देखा। सब ठीक है जमशेद मियाँ, और तुम्हें आराम की ज़रूरत है, और उसने मेरे करीब आकर नरम लहजे में कहा, और नर्स मेज़ पर झुकी और जल्दी जल्दी सिरिंज तैयार करने लगी। डॉक्टर के जवाब ने मेरे दिलो दिमाग में हलचल मचा दी और मैं पूरी कुव्वत से चीखा, मुझे आराम की नहीं माँ की ज़रूरत है। ज़ालिमों, मुझे छोड़ दो और तुम्हें खुदा रसूल का वास्ता। और मैंने डॉक्टर से रहम की खैरात मांगी और जवाब में उसने नर्स के हाथ से सिरिंज ले ली और फुर्ती से मेरे बाजू में उतार दी। और मैंने देर तक खुद को बेदार रखने की कोशिश की, लेकिन मेरे असाब मगलूब हो गए और गनूदगी की एक ऐसी लहर उभरी कि किसी बात का होश नहीं रहा। फिर डॉक्टर मेरे साथ यही आंख मचोली करते रहे और मैं जब भी होश में आता कमरे में मेरी चीखें गूंजने लगती और यास्मीन और वालिद साहब की मौत का मंजर याद आता और डॉक्टर मुझे बेहोश कर देते। मैं कई बार होश में आया और कई बार बेहोश किया गया। वक्त अपने साथ मेरा जुनून बहा कर ले गया और ये वक्त कितनी तेज़ी से गुजर गया और मैं अस्पताल के बिस्तर पर उसका अंदाज़ा नहीं कर सका और रफ्ता रफ्ता मेरी वहशत को करार आता गया। जुनून की शिद्दत में कमी आ गई तो मेरे हाथ पैरों के चर्मी तस्मे खोल दिए गए और उस रोज़ पहली बार डॉक्टर की ज़ुबानी मालूम हुआ कि मुझे अस्पताल में दाखिल हुए 2 माह गुजर चुके हैं। और मैंने डॉक्टर से अपने घर के बारे में दरियाफ़त किया तो वो कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका और उसने मुझे सिर्फ इतना बताया कि अस्पताल में मुझे मेरे पड़ोसी मौलवी अब्दुल हकीम ने दाखिल कराया था और वही रोज़ शाम को मेरी खैरियत दरियाफ़त करने आते रहते हैं। शाम को मौलवी अब्दुल हकीम आए तो मैं पूरी तरह होश में था और शदीद ज़हनी अजियत में मुब्तला था। मुझे होश में देखकर मौलवी अब्दुल हकीम के चेहरे पर शादाबी आ गई, मगर दूसरे ही लम्हे उनकी आंखें बरसने लगीं। अम्मी कैसी मौलवी साहब? और मैंने डरते डरते पूछा। सब्र करो जमशेद मियाँ, और रूह हमारी खाकी जिस्मों में अल्लाह की अमानत होती है और वह जब चाहता है अपनी अमानत वापस ले लेता है और बंदे को हर हाल में शुक्र करना चाहिए। मौलवी साहब, और मैंने बिलखते हुए कहा, क्या किया अम्मी भी? मौलवी अब्दुल हकीम ने खिफ़त से गर्दन झुका ली और जैसे वो मुजरम हो, और फिर वो गले में पड़े हुए रुमाल से अपने आंसू खुश करने लगा। और माँ की मौत की खबर ने फिर मेरे हवास मुंतशिर कर दिए और मुझ पर दीवानगी का दौरा पड़ा। अस्पताल के कई लोग और मौलवी अब्दुल हकीम ने मुझ पर काबू में किया और वक़्त ने मेरा मनहूस वजूद बरकरार रखा और मुझे अपनी बर्बादी की खबरें रफ्ता रफ्ता मिलने लगीं। जिस दिन वालिद साहब और यास्मीन की ज़िंदगियां मौत के फरिश्ते ने छीनी थीं और मेरे बड़े भाई सिकंदर अपने ख़ानदान की बर्बादी का किस्सा सुनकर वापस इलाहाबाद आ गए थे, लेकिन वह मजबूत शख्स अपने अवसान बचाकर न रख सका और मालूम हुआ कि उसका जहनी तवाज़ुन बिगड़ गया और वह पागलों की तरह कपड़ा फाड़ के घर से बाहर निकल गया और अब तक गायब है। और सुना है कि चचा जान हादसे के कई दिन बाद आए थे और उन्होंने मकान अपनी तहवील में लेना चाहा, मगर महल्ले वालों ने मेरी सोहबत याबी तक उन्हें कोई मुदाखलत करने से रोके रखा और वो भी एक वक्त ठहर कर और कब्रों पर फाते पढ़कर चले गए और अपने ख़ानदान का वाहिद फर्द मैं बेगरत ज़िंदा रह गया और पता नहीं सिकंदर भी ज़िंदा था या नहीं, और अगर वह ज़िंदा था भी तो माजी से अपना तलक मुंतक़ी कर चुका था और उसने बड़ी आसानी के साथ अज़ियतों से अपनी जान छुड़ा ली और तमाम सितम सहने के लिए मैं ही रह गया। ये सब क्यों हुआ और हमने आखिर ऐसा कौन सा जुर्म किया था? और किसी के पास जवाब नहीं था। लोग कहते थे कि सब किस्मत के खेल हैं और हमारे ही साथ किस्मत ने इतना सितमनाक खेल क्यों खेले, और समझ में नहीं आता कि कहाँ से बयान करूँ और क्या बयान करूँ। और अस्पताल से रुखसत होकर अपने घर आ गया और वो एक कब्रिस्तान था और मेरी यादों का कब्रिस्तान। दरो दीवार पर हसरत रकम थी और मौलवी अब्दुल हकीम और उनके घर वालों ने मेरी खातर ख्वाह दिलजोई की, लेकिन वह मेरे संग दिल बाप, मेरी नाराज़ माँ और मेरी मासूम बहन और मेरे सरकश भाई सिकंदर का नामदुल बदल कैसे हो सकते थे। और मैंने उनकी कदर ना की और उन्हें सताता रहा, और जब उनकी बारी आई तो उन्होंने मुझे ऐसा सताया
कि मेरे सारे कस बाल निकल गए और मैं दिन भर एक एक चीज तकता रहा। रह रह कर दिल में हौक उठती और घर वालों के कपड़े सीने से लगाकर आंसू बहाता और उस घर ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मैंने तय किया कि जब सभी ने उसे छोड़ दिया है तो मैं उसके साथ क्यों रहूं और कहीं क्यों ना चला जाऊं। और मुझे जॉर्ज की याद आई और साथ ही बानों की भी, लेकिन अब दिल में किसी उमंग, किसी तरह की कोई गुंजाइश कहाँ थी। और वो सब कब्रों में सो रहे थे और मुझे जिंदा दरगोर कर गए थे। अस्पताल से आए हुए 8 दिन गुजर गए तो एक रोज अचानक मेरा चचाजाद भाई बख्तियार आ गया और बड़े बाप का बेटा था। लिबास और रख रखाव उस इमारत से टपकती थी और गुज़श्ता 4 साल से वो आला तालीम के लिए मुल्क से बाहर गया हुआ था और मैं पहली नज़र में उसे अजनबी समझा। और फिर उसने अपना तारफ़ कराया तो मैं बेख्तियार उसे बगल गिर होकर रोने लगा। उसने मेरी बर्बादी की दास्तान सुनी तो उसका चेहरा भी भीग गया और उसने बताया कि चचा जान को इतला देर से मिली। वो आए तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था और उन्होंने संभालने की कोशिश की तो महल्ले वाले आड़े आ गए और वो बददिल होकर चले गए। मेरी सेहत याबी की इतला सुनकर उन्होंने बख्तियार को भेजा था ताकि वह मुझे ले आए और मैंने जाने से इनकार किया, मगर बख्तियार के पुरशफ़क़त रवैये से मजबूर हो गया और तमाम जेवरात जिसमें यास्मीन के जेवर भी शामिल थे और जायदाद के कागजात साथ लिए और सामान संदूक में बंद किया और कमरों को ताले लगाए और चाबी मौलवी अब्दुल हकीम को देकर मैं बख्तियार के साथ मिर्ज़ापुर के लिए रवाना हो गया।